और मौद्रिक नीति। दोस्तों, इसके पहले हमने चर्चा की व्यापारिक बैंक की, व्यापारिक बैंकों के कार्य की। आज हम दो नए टॉपिक सीखेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है भारत में व्यापारिक बैंकों का अस्तित्व और दूसरा टॉपिक देश की मध्यस्थ बैंक, जिसमें मध्यस्थ बैंक के द्वारा किए जाने वाले मौद्रिक कार्य और गैर मुद्राकीय कार्य या जिन्हें हम अमौद्रिक कार्य कहेंगे, ऐसे कार्यों का परिचय हम लेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं भारत में व्यापारिक बैंकों का अस्तित्व। आरबीआई की 1934 की धारा में बताया गया कि जिन बैंकों का आरबीआई की अनुसूची नंबर 2 में समावेश किया गया है, ऐसे सभी व्यापारिक बैंकों को शेड्यूल बैंक यानी कि अनुसूचित बैंक कहा जाएगा। जिन बैंकों का समावेश आरबीआई की धारा अनुसूची नंबर 2 में किया गया, समावेश किया गया, उन सभी व्यापारिक बैंकों को अनुसूचित बैंक या शेड्यूल बैंक के नाम से जाना जाएगा। हमारे देश में कई सारे शेड्यूल बैंक हैं जो निजी और सार्वजनिक बैंक के रूप में लोगों को अपनी सेवाएं दे रही है। तो चलिए दोस्तों, वर्गीकरण करते हैं व्यापारिक बैंक का। हमारे देश में जो भी व्यापारिक बैंक है, यानी कि बैंकों का अस्तित्व ही की अगर हम बात करें, तो बैंकों को मुख्य दो भागों में बांट दिया गया। सबसे पहला व्यापारिक बैंक और दूसरा सहकारी बैंक। ये सूचित बैंकों में आने वाली दो मुख्य बैंकें हैं। व्यापारिक बैंक में कई सारी बैंकों का समावेश होता है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाली बैंक, दूसरा निजी क्षेत्र में कार्य करने वाली बैंक, तीसरा भारत में कार्य कर रही विदेशी बैंकें, जैसे बैंक ऑफ चाइना हमारे भारत में अस्तित्व में है, ये काम करती है, लेकिन वो बैंक हमारे देश की स्थापित नहीं है, वो चाइना की है, लेकिन फिर भी अपना व्यापार वो भारत में कर रही है। और उसी तरह से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, जिसे आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, भारत में व्यापारिक बैंकों के अस्तित्व में उसके मुख्य दो हिस्से शेड्यूल बैंक के, जिन्होंने आरबीआई की अनुसूची नंबर 2 में प्रवेश किया है, ऐसे बैंकों का वर्गीकरण जब किया गया तो मुख्य दो हिस्से उसके हुए। सबसे पहला व्यापारिक बैंक और दूसरा सहकारी बैंक, जिसे हम कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। व्यापारिक बैंक में ये चार प्रकार के बैंक हैं: सार्वजनिक क्षेत्र की, निजी क्षेत्र की, भारत में कार्य करने वाली विदेशी और आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक। चलिए दोस्तों, इसके बाद बढ़ते हैं देश की मध्यस्थ बैंक पर। जो हमारे देश में मध्यस्थ बैंक के रूप में कार्य कर रही है, वो बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। यदि आपके पास कोई नोट है, कागजी नोट, तो उस नोट पर आप देखोगे तो भारत सरकार के द्वारा जिसे ये नोट यानी कि करेंसी इशू करने की अनुमति मिली है, उस बैंक का नाम नोट के ऊपर लिखा रहता है, और वो जिस बैंक का नाम लिखा रहेगा वो देश की मध्यस्थ बैंक होती है। जो दोस्तों 1949 से ही 1949 से जितनी भी करेंसी आज तक छपी, वो सभी करेंसी पर भारतीय रिजर्व बैंक का नाम आप देख सकते हो। तो चलिए आते हैं सबसे पहले मध्यस्थ बैंक के इंट्रोडक्शन पर। अर्थतंत्र में होने वाले आर्थिक उतार चढ़ाव यानी कि तेजी मंदी का असर जब आम जनता तक पहुंचता है, तो आम जनता को उस तेजी मंदी के चक्र से सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए मध्यस्थ बैंक के द्वारा रुपयों पर नियंत्रण लगाया जाता है। यानी कि रुपयों का फ्लो जो है वो पब्लिक तक जो आता है, उसके ऊपर आरबीआई के द्वारा यानी कि देश के मध्यस्थ बैंक के द्वारा नियंत्रण लगाया जाता है। दोस्तों, मध्यस्थ बैंक इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बैंक है क्योंकि देश में पाई जाने वाली तमाम शेड्यूल बैंक, जिसमें व्यापारिक बैंक भी आती है, सार्वजनिक क्षेत्र की हो या निजी क्षेत्र की हो या विदेशी बैंक हो या आरआरबी यानी कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक हो या सहकारी बैंक हो, इन सभी बैंकों का पूर्ण रूप से संचालन करने की जिम्मेदारी, पूर्ण रूप से मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी और पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी देश की जिस किसी बैंक को सौंपी गई है, वो देश की मध्यस्थ बैंक है। यानी कि मध्यस्थ बैंक सभी व्यापारिक बैंकों का नियंत्रण, संचालन और मूल्यांकन व्यवस्थित करती है। दोस्तों, मध्यस्थ बैंक को परिभाषित करने का प्रयास भी अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने किया, जिसमें डॉक्टर आरपी केंट कहते हैं कि देश की ऐसी संस्था कि जो प्रजा के फायदे के लिए यानी कि प्रजा के उद्देश्य के लिए अर्थतंत्र में मुद्रा के भंडार को विस्तरित या संकुचन की जिम्मेदारी
सौंपी जाए उस बैंक को हम मध्यस्थ बैंक कहेंगे। डेफिनेशन अपने आप में ही स्पष्ट है कि ये प्रजा के फायदे के लिए कार्य करेगी। दूसरा, जब अर्थतंत्र में उतार चढ़ाव होगी यानी कि तेजी मंदी होगा तो मुद्रा के भंडार को या तो संकुचित करेगी मतलब घटाएगी या तो मुद्रा के भंडार को बढ़ाएगी। हालांकि दोस्तों मुद्रा का भंडार घटाना और बढ़ाना आरबीआई के हाथ में तो है, लेकिन आरबीआई प्रजा के हित को ध्यान में रखते हुए ये सारे कदम उठाती है। दोस्तों देश में मध्यस्थ बैंक के रूप में कार्य जो कर रही है उसका नाम है भारतीय रिजर्व। अर्थतंत्र में मुद्रा के आवागमन करने से कई सारे परिणाम अर्थतंत्र में दिखाई देते हैं, जैसे कभी कभार तेजी तो कभी मंदी। लोगों को उसका कुछ नुकसान भी होता है तो कुछ लोगों को उसके फायदे भी मिलते हैं, लेकिन मध्यस्थ बैंक जो है वो हमेशा कार्यरत रहती है कि प्रजा को समान फायदा मिले। अमीर हो तो अमीरों को अमीरों के हिसाब से और गरीबों को गरीबों के हिसाब से आर्थिक चक्र यानी कि तेजी मंदी जो आता है उसका समान असर पहुंचे, ऐसा कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। दोस्तों आरबीआई मात्र करेंसी छापने का ही कार्य नहीं करता, बल्कि इनके अलावा भी वो कई सारे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अदा करती है और इसीलिए देश में आर्थिक चक्र जो तेजी और मंदी निर्माण होते हैं उनसे व्यवस्थित देश को आगे बढ़ता भी है और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि देश की मध्यस्थ बैंक देती भी है। चलिए दोस्तों अब आते हैं शिखर बैंक पर। शिखर बैंक यानी कि ही देश की मध्यस्थ बैंक, इसे सर्वोच्च बैंक भी कहेंगे, इसे एपेक्स बैंक भी कहा जाता है और इसे सरकार की बैंक के नाम से भी जाना जाता है और वही हमारे देश की मध्यस्थ बैंक भी है। शुरुआत करते हैं मध्यस्थ बैंक से। तो मध्यस्थ बैंक जो हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। जिस समय इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में, उस समय इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया था 5 करोड़ रुपयों का। तब के लिए वो बहुत ज्यादा अमाउंट था और 5 करोड़ रुपयों से ये जो स्थापित बैंक भारतीय रिजर्व बैंक उस समय एक निजी बैंक थी। कुछ लोगों का समुदाय इसे चलाता था, यानी कि एक ग्रुप में 8-10 लोग मिलकर इस बैंक को शुरुआत कर चुके थे। दोस्तों ये बैंक इतनी फायदेमंद साबित रही उस समय कि सभी व्यापारिक बैंकों में सबसे अधिक प्रॉफिट कमाने वाली और सबसे अधिक नियम और अनुशासन इसी बैंक में थे और इसीलिए जैसे ही भारत देश को आज़ादी के लिए 1947 में, उसके 2 साल के बाद यानी कि 1949 में 1 जनवरी 1949 के दिन देश की भारतीय रिजर्व बैंक जो थी उसका राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन किया गया और तब से आरबीआई पर निजी लोगों का वर्चस्व घटकर सरकार का हस्तक्षेप या सरकार का वर्चस्व आ गया और तब से लेकर आज तक 1949 में बैंकिंग अधिनियम बने। उसके बाद में समय समय पर जहां जहां नियम बनाने थे वहां आरबीआई ने अपनी जिम्मेदारी अदा की और देश में पाई जाने वाली जितनी भी शेड्यूल बैंकें हैं या जितनी भी व्यापारिक बैंकें हैं इनका व्यवस्थित रूप से संचालन किया, व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन भी किया और व्यवस्थित रूप से नियंत्रण भी रखा है और इसीलिए कोई भी शेड्यूल बैंक पब्लिक के साथ धोखाधड़ी नहीं करती। जिनके ऊपर आरबीआई का नियंत्रण है ऐसी कोई भी बैंक पब्लिक को धोखा नहीं दे सकती। अगर धोखा देने का प्रयास भी करती है तो भी आम जनता के हित को सुरक्षित रखने का कार्य आरबीआई के द्वारा बखूबी किया जा रहा है और आने वाले समय में भी ये कार्य आरबीआई बखूबी पूर्ण करेगी। तो दोस्तों ये भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में जो मध्यस्थ बैंक है हमारे देश की उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों इसके कार्य पर। मध्यस्थ बैंक यानी कि देश की आरबीआई, इसके कार्य 2 हिस्सों में बांट दिए गए। सबसे पहला कार्य है इनके मुख्य कार्य और दूसरा गौण कार्य। मुख्य कार्य को ही कहा जाता है मौद्रिक कार्य और गौण कार्यों को हम कहेंगे गैर मुद्राकीय कार्य। मुख्य कार्यों में यानी कि मौद्रिक कार्यों में इनकी 5 जिम्मेदारियां हैं, जिसमें सबसे पहला चलन मुद्रा निर्मित करना। चलन मुद्रा यानी कि हम लेन देन करने के लिए या विनिमय करने के लिए जिन वस्तु का उपयोग करते हैं, वस्तु मतलब वो एक करेंसी, उस करेंसी को निर्गमित करने का कार्य देश की आरबीआई का है यानी कि मध्यस्थ बैंक का है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, रुपया 2 या 2 से अधिक रुपयों की करेंसी जैसे 2 रुपया हुआ, 5 रुपया हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, उसके आगे जो भी करेंसी निकली या जो भी करेंसी निर्गमित की गई वो सभी करेंसी छापने की जिम्मेदारी या निर्गमित करने की जिम्मेदारी देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि मध्यस्थ बैंक की है। किंतु 1 रुपये का चलनी सिक्का या 1 रुपये का चलनी नोट जो है वो आरबीआई के द्वारा निर्गमित नहीं किया जाता, उसे देश के वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गमित किया जाता है और इसीलिए
वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है यानी कि सेक्रेटरी होता है, उसकी सिग्नेचर आप 1 रुपए के नोट पर देख सकते हो। तो 1 रुपए का नोट छापने की जिम्मेदारी है वित्त मंत्रालय की, जबकि 1 रुपए से आगे यानी कि मिनिमम 2 रुपया या उससे अधिक रुपयों की करेंसी छापने की जिम्मेदारी या निर्गमित करने की जिम्मेदारी देश की मध्यस्थ बैंक की है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। ये सबसे पहला मौद्रिक कार्य। मौद्रिक कार्य नंबर 2, सरकार की बैंकर के रूप में। जिस तरह से हमारे खाते हम व्यापारिक बैंक में सुरक्षित रखते हैं, आज आप में से किसी ने भी अगर अकाउंट खोला होगा तो वो व्यापारिक बैंक में ही खोला है। आरबीआई में कोई भी व्यक्ति खाता नहीं खोल सकता, लेकिन हमारी बैंक, जैसे हमने माना कि पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट खोला है तो हमारा खाता पंजाब नेशनल बैंक में है, तो फिर पंजाब नेशनल बैंक का खाता कहाँ पे है? तो पंजाब नेशनल बैंक का और ऐसी तमाम व्यापारिक बैंकों के खाते आरबीआई व्यवस्थित संभालता है और इसीलिए कहा जाता है कि व्यापारिक बैंकों की बैंक के रूप में कार्य आरबीआई करती है। तो ये दूसरा कार्य है दोस्तों, सरकार की बैंक के रूप में, बैंकों की बैंक के रूप में। उसी तरह से सरकार की बैंकों के रूप में यानी कि देश में पाई जाने वाली सरकार 3 स्तर पर विभाजित है। सबसे पहला स्तर जो है वो है केंद्र सरकार, दूसरा स्तर जो है वो है राज्य सरकार और तीसरा स्तर जो है वो स्थानिक सरकार। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानिक सरकार के अकाउंट मेंटेन करने का काम यदि कोई बैंक कर रही है तो वो है देश की मध्यस्थ बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। केंद्र सरकार जब कोई बजट पेश करते हैं या केंद्र सरकार के द्वारा किसी स्टेट को या केंद्र शासित प्रदेशों को जो अनुदान दिया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में से स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जो ट्रांसफर होती है रकम, वो करने की जिम्मेदारी जो है वो मध्यस्थ बैंक की है और मध्यस्थ बैंक अपना ये कार्य अच्छी तरह से पूर्ण भी कर रहा है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बैंकों की बैंक तो है ही आरबीआई, लेकिन सरकार की बैंकों के रूप में भी कार्य करती है और सरकार को जब भी मौद्रिक सलाह सुझाव की जरूरत पड़ती है, कोई भी आर्थिक निर्णय लेने हो, इनमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, देश में जो भी गतिविधियां हो रही है उसमें इन्वेस्ट करने जैसा है या नहीं, कहाँ पर कितना खर्च किया जाए, इन सब के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं वही देश की सरकार को मौद्रिक सहायता और मौद्रिक सलाह सुझाव देने का कार्य भी करते हैं। दोस्तों तीसरा कार्य जो है वो है बैंकों की बैंक और बैंकों की अंतिम सहायता के रूप में। जिस तरह से हमने दूसरे वाले पॉइंट में कहा कि प्रत्येक व्यापारिक बैंकों की बैंक के रूप में कार्य करने वाली बैंक अगर कोई है तो वो है देश की मध्यस्थ बैंक। मध्यस्थ बैंक अपना ये कार्य अच्छी तरह से पूर्ण कर रही है। प्रत्येक व्यापारिक बैंकों का संचालन, नियंत्रण, मूल्यांकन, देखरेख करने की जिम्मेदारी देश की मध्यस्थ बैंक की ही है। जब किसी व्यापारिक बैंक में नगद मुद्रा का प्रमाण घट जाता है तो एक व्यापारिक बैंक दूसरे व्यापारिक बैंक से नगद सहायता लेती है, जिसे हम अंतर बैंकिंग व्यवहार या कॉल मनी के नाम से जानते हैं। लेकिन माना कि अगर किसी व्यापारिक बैंक के पास नगद मुद्रा घट गई और कोई भी दूसरी व्यापारिक बैंक उसे नहीं दे पा रही है मुद्रा की कमी के समय, तो ऐसे समय में अंतिम सहायता देने का कार्य जो है, अंतिम सहायक के रूप में अगर कोई भूमिका निभा रहा है तो वो देश की मध्यस्थ बैंक है। आरबीआई के द्वारा ही बैंकों की अंतिम सहायता की जाती है। इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य ये है कि लोगों का विश्वास बैंक पर से उड़ना नहीं चाहिए। यदि लोग अपनी जमा राशि वापस लेने के लिए बैंक में गए और बैंक अगर ऐसे जवाब देती है कि आज हमारे पास कैश नहीं है, आप कल आइए, तो लोगों का धीरे धीरे बैंक से विश्वास उड़ जाएगा। और इसीलिए आपातकालीन समय में जिस समय बैंकों के पास मौद्रिक राशि नहीं होती, रुपया घट जाता है, उस समय उन्हें मौद्रिक राशि देने की जिम्मेदारी या रुपया देने की जिम्मेदारी जो निर्माण होती है वो देश की मध्यस्थ बैंक की है। और इसलिए कहते हैं दोस्तों कि देश की मध्यस्थ बैंक बैंकों की भी बैंक है, बैंकों की बैंकर के रूप में कार्य करती है और इसके साथ साथ बैंकों को सहायता देने के कार्य या अंतिम सहायक के रूप में भी भूमिका अदा करती है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मौद्रिक कार्य नंबर 4 शाख नियमन का कार्य है। अर्थतंत्र में जब तेजी और मंदी ये व्यापार चक्र चलता रहता है तब उसके कई सारे परिणाम बाहर आते हैं। तेजी के समय में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है, सामान्य प्रजा का जीवन स्तर प्रभावित होता है, जिससे कुछ लोगों को कठिनाई आती है। वहीं मंदी के समय में अर्थतंत्र के मैक्सिमम लोगों के सामने प्रॉब्लम्स निर्माण होती है। अब मंदी और तेजी ये क्यों आई? तो ये सारा रुपयों का ही खेल होता है। अगर अर्थतंत्र में रुपया बहुत ज्यादा रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, तो वो स्थिति तेजी है, और रुपया अगर थोड़ा कम घूम रहा है, नहीं बहुत घूम रहा है, तो वो स्थिति यानी कि मंदी है। तो फिर रुपयों का फ्लो कौन देता है? तो वो देती है देश की मध्यस्थ बैंक। तो मध्यस्थ बैंक के द्वारा ही जब तेजी जैसी परिस्थिति रहती है तो अर्थतंत्र में मुद्रा के भंडार को संकुचित किया जाता है, क्योंकि तेजी में और
ज्यादा रुपया अगर आ गया तो अर्थतंत्र में महंगाई की स्थिति निर्माण हो जाती है। और इसीलिए आरबीआई शाख नियमन के कार्य के द्वारा, हमने क्रेडिट क्रिएशन जिस तरह से सीखा था इसके पहले वाले वीडियो में, प्राथमिक जमा राशि गुना 1/CRR, वो CRR सबसे अधिक भूमिका अदा करता है शाख सर्जन की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण लगाने में। और वो CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो मौद्रिक नीति का एक साधन है, और मौद्रिक नीति का निर्माण करने की जिम्मेदारी अगर कोई बैंक के पास है तो वो मात्र और मात्र देश की मध्यस्थ बैंक के द्वारा है। तो मध्यस्थ बैंक ही मौद्रिक नीति के CRR साधन को एक्टिव करके अर्थतंत्र में शाख नियमन का कार्य करना शुरू कर देती है, जिससे अर्थतंत्र तेजी और मंदी से मुक्त होकर स्थिरता के रास्ते पर आगे बढ़े। तो ये कार्य नंबर 4। कार्य नंबर 5 है विदेशी मुद्रा की देखरेख। कई सारे व्यवहार हमारे देश में दूसरे देशों के साथ भी होते हैं। जब दूसरे देशों के साथ आर्थिक व्यवहार किया जाता है तब विदेशी करेंसी या तो हमें देनी पड़ेगी या तो वहां से प्राप्त करनी पड़ेगी। तो विदेशी करेंसी जो भी हम यहाँ से चुकाते हैं या वहां से हमारे पास प्राप्त होती है, उस विदेशी करेंसी की पूरी तरह से देखभाल करने की जिम्मेदारी, विदेशी मुद्रा के भंडार को संभालने की जिम्मेदारी, विनिमय दर निश्चित करने की जिम्मेदारी देश की मध्यस्थ बैंक ही अदा करती है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि आरबीआई के मुख्य कार्य में विदेशी मुद्रा की देखरेख और उनका नियंत्रण करने की जिम्मेदारी देश की मध्यस्थ बैंक का यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की है। तो ये 5 दोस्तों मध्यस्थ बैंक के मुख्य कार्य, जिसे हम मौद्रिक कार्य भी कहेंगे। अब बढ़ते हैं आरबीआई के गैर मुद्राकीय कार्य, जिसमें 3 कार्य है। सबसे पहला कार्य नियमन और देखरेख करने का कार्य। देश में 2 बाजार पूरी तरह से अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके हैं। एक है मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट, यानी कि मौद्रिक के रूप में जो व्यवहार करता है वो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो देश के मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार पर पूरी तरह से नियमन नियंत्रण करने का कार्य देश की मध्यस्थ बैंक का है। इसके अलावा दोस्तों व्यापारिक बैंकों का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी भी देश की मध्यस्थ बैंक करती है। व्यापारिक बैंक लोगों के हित के लिए कार्य करे, इसके लिए देखरेख करने की भी पूरी जिम्मेदारी देश की मध्यस्थ बैंक की है। व्यापारिक बैंकों के खाते अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में अधिकतम खुले, उनकी कार्य प्रणाली सुधरे, वो लोगों के लिए बेहतर कार्य करे, इसके लिए पूरी तरह से देखरेख करने की जिम्मेदारी देश की मध्यस्थ बैंक अच्छी तरह से पूर्ण करती है। कार्य नंबर 2 प्रोत्साहन के कार्य। वर्तमान समय में भी कई सारे लोग ऐसे हैं अपने देश में कि जिन्होंने बैंकों में अकाउंट नहीं खुलवाया। जो लोग बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाते हैं वो ज्यादातर मौद्रिक व्यवहार कैश में यानी कि नगद में लेन देन करते हैं। नगद में लेन देन करने से उनकी आय का तो पता नहीं चलता, लेकिन वो खर्च कहाँ कर रहे हैं वो भी पता नहीं चलता, जिससे देश की सरकार जब राष्ट्रीय आय की गणना करती है तो वो गणना जानने में, समझने में उन्हें कठिनाइयां निर्माण होती है, क्योंकि रुपयों का व्यवस्थित हिसाब होता ही नहीं है। और इसके लिए आरबीआई के द्वारा ये प्रयत्न किया जा रहा है कि लोगों को प्रोत्साहन दे, लोगों को बैंकिंग सिस्टम के बारे में जागरूक करे और अधिकतम लोगों को बैंक में अकाउंट खोले और अकाउंट से ही लेन देन करे। इसके लिए सक्रिय प्रयास कर रही है देश की मध्यस्थ बैंक। इसके लिए लोगों को व्यापारिक बैंकों का प्रचार प्रसार करना, लोगों में व्यापारिक बैंकों के प्रति जागरूकता बढ़े, इसके लिए प्रयास करना, टीवी रेडियो के माध्यम से लोगों को एडवर्टाइज दिखाना बैंकों के बारे में, ताकि लोग बैंकों की ओर आकर्षित होकर अपना जो नगद का लेन देन कर रहे हैं वो बैंक खाते से करें, जिससे विनिमय की सही जानकारी पता हो जाएगी, वो कहाँ कहाँ लेन देन कर रहे हैं वो पता चलेगा। और देश के सभी लोगों की लेन देन यदि बैंकों के द्वारा की जाए तो देश की सरकार सरलता से बैंकिंग आंकड़ों के द्वारा देश की राष्ट्रीय आय का पता कर सकते हैं। और इस तरह से देश की मध्यस्थ बैंक प्रोत्साहन देने का कार्य भी। भारतीय रिजर्व बैंक का तीसरा कार्य जो गैर मुद्राकीय कार्य है वो है समावेशित विकास के लिए कार्य। देश में आर्थिक भिन्नता अधिक होने के कारण यहाँ 2 वर्गों का निर्माण हो रहा है, एक अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग। आरबीआई का प्रयत्न ये रहता है कि तेजी मंदी या आर्थिक अस्थिरता का असर इन दोनों वर्गों को एक जैसा मिले, इसलिए निम्न वर्ग के लिए भी जितना उच्च वर्ग के लिए बैंक कार्य करती है उतना ही निम्न वर्ग के लिए भी कार्य करे। इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील देश की मध्यस्थ बैंक रहती है। खेती करने वालों को, सूक्ष्म प्रवृत्तियां करने वालों को, छोटे मोटे उद्योग धंधे स्थापित करने वालों को समय समय पर ऋण की सुविधा मिले, इसके लिए भी
हमेशा प्रयत्नशील रहती है देश की मध्यस्थ बैंक। इसके अलावा दोस्तों देश की जो जनधन योजना चल रही है उस जनधन योजना का पूरा संचालन और नियंत्रण करने की जिम्मेदारी भी देश की मध्यस्थ बैंक ने ही। ग्राहकों के हित और ग्राहकों के अधिकार की देखरेख करने का कार्य भी देश की मध्यस्थ बैंक का ही है। संक्षिप्त में कहें दोस्तों तो प्रजा हित के लिए कार्य करे ऐसी संस्था जो अर्थतंत्र में मुद्रा के भंडार को विस्तरित या संकुचित करने की जिम्मेदारी सौंपती है या लेती है उसे ही हम मध्यस्थ बैंक कहेंगे, ऐसा डॉक्टर आर.पी. केंट ने कहा था। और इतना ही नहीं बल्कि आरबीआई के द्वारा जो भी अर्थतंत्र में उतार चढ़ाव होते हैं, जो भी जानकारी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी हुई होती है, ऐसी सभी जानकारियों को फ्री में आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.co.in पर रखी जाती है। सामान्य जनता में से कोई भी व्यक्ति वो जानकारी पढ़ सकता है और आर्थिक निर्णय ले सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आज की क्लास में हमने पूरा किया भारत में व्यापारिक बैंकों का अस्तित्व। इसके साथ साथ देश की मध्यस्थ बैंक के रूप में थोड़ा परिचय करने के बाद हम भारतीय रिजर्व बैंक पर आए और भारतीय रिजर्व बैंक के 2 कार्य